आपकी जीवन कौशल की क्लास चल रही थी, जो नेटवर्क इशू होने के कारण मुझे बंद करनी पड़ी थी। फिर से कंटिन्यू करते हैं जीवन कौशल की क्लास को। तो आइए लैब ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। जीवन कौशल की क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी मिल्टन फ्रीडमैन की परिकल्पना। क्या पढ़ा रही थी? मिल्टन फ्रीडमैन की परिकल्पना। तो मिल्टन फ्रीडमैन का ईयर क्या है, कब दी उन्होंने ये परिकल्पना? 1970 से 76 में दी। किस में दी? 1970 से 1976 में दी। कहीं कहीं 70 होता है, कहीं कहीं 76 होता है। तो 1970 से 1976 में दी। मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। वह क्या थे? नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। आपसे पूछ लेगा नोबेल पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन है? मिल्टन फ्रीडमैन ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको क्या चूज़ करना है? मिल्टन फ्रीडमैन आपको चूज़ करना है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी। इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जो काम करने वाले वर्कर हैं, कौन है? वर्कर। उनको क्या करना है? मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना है। देखो क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, देखते हैं। तो मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना है। किसका? किसको लाभ कमाना है? जो वर्कर हैं उनको मालिकों के लिए अधिकतम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये है पहला पहलू इसका। दूसरा पहलू क्या है? धोखाधड़ी रहित प्लस कानून के दायरे में काम करना है। धोखाधड़ी रहित, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो धोखाधड़ी से दूर, आपको धोखाधड़ी नहीं करनी है, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। और कानून के दायरे में ही रहकर आपको क्या करना है? काम करना है। कानून के दायरे में नियमों को देखते हुए आपको वर्क करना है। तो निष्कर्ष क्या है फ्रीडमैन की हाइपोथेसिस का? फ्रीडमैन पूरी तरह नैतिकता के खिलाफ नहीं थे। क्या थे? फ्रीडमैन जो थे, फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, वो पूरी तरह नैतिकता के खिलाफ नहीं थे। उनका मानना था कि प्राथमिक कर्तव्य लाभ कमाना तो है। प्राथमिक कर्तव्य इसको तो मानते थे कि लाभ कमाना है, यहाँ पर जो मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना। तो इनका क्या मानना था कि प्राथमिक कर्तव्य तो है लाभ कमाना, लेकिन वह कानूनी और निष्कपट हो। कैसा हो? उसमें धोखाधड़ी ना हो काम करने में, और कानून के दायरे में काम किया जाए। क्या किया जाए? वह कानूनी हो काम और निष्कपट हो काम। काम कैसा होना चाहिए? कानूनी तौर पर होना चाहिए और निष्कपट होना चाहिए। प्राथमिक कर्तव्य तो लाभ कमाना ही है। प्राथमिक कर्तव्य क्या है? लाभ कमाना भी ही है। यहाँ पर हम फ्रीडमैन की मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं सुपर टेट के लिए, जीवन कौशल की। इससे पहले अभी क्लास चली थी जीवन कौशल की, जो नेटवर्क इशू की वजह से बंद हो गई थी। अब वहीं से मैंने ये कंटिन्यू की है फ्रीडमैन की परिकल्पना। तो फ्रीडमैन ने परिकल्पना कब दी थी? 1970 से 76 में दी थी। फ्रीडमैन कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है सुपर टेट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है। कौन थे मिल्टन फ्रीडमैन? अर्थशास्त्री थे। और मिल्टन फ्रीडमैन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे पूछ लेगा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ऑप्शन में दे देगा, तो आपको क्या चूज़ करना है? मिल्टन फ्रीडमैन चूज़ करना है। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी है? मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना तो है, लेकिन धोखाधड़ी रहित काम करना है। क्या काम करना है? वर्कर का जो उद्देश्य है वो मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना है। जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनका उनका उद्देश्य क्या है? अधिकतम प्रॉफिट कमाना है। क्या है? मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना है। लेकिन उनको काम कैसे करना है? धोखाधड़ी रहित करना है, मतलब धोखा से नहीं करना, ईमानदारी के साथ उनको काम करना है। प्रोफेशन में कैसे काम करना है? ईमानदारी के साथ काम करना है, कानून के दायरे में काम करना है। कैसे काम करना है? कानूनों के नियमों के अकॉर्डिंग काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। अब निष्कर्ष देखते हैं फ्रीडमैन की थ्योरी का, परिकल्पना का क्या निष्कर्ष है। फ्रीडमैन पूरी तरह नैतिकता के खिलाफ नहीं थे। फ्रीडमैन क्या थे? पूरी तरह नैतिकता के खिलाफ नहीं थे। उनका मानना था कि प्रोफेशन में क्या है? प्राथमिक कर्तव्य तो है लाभ कमाना, लाभ कमाना तो है प्राथमिक कर्तव्य, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? कानूनी होना चाहिए, ईमानदारी से भरपूर होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिकल्पना है मिल्टन फ्रीडमैन की,
अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जीवन कौशल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, 10 मार्क्स का आता है आपके सुपर टेट में, और इंटरेस्टिंग है पेपर। इसमें हम जीवन से रिलेटेड कौशल के बारे में पढ़ते हैं। जीवन को जीने की, जीवन में आने वाली जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उन विषम परिस्थितियों का हमें सामना कैसे करना है, वो सामना करने की जो कला है, जो आर्ट है, जो स्किल है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, वही क्या है, जीवन कौशल है। तो ये था जीवन कौशल। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई, 1986 में हुई। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, आपसे पूछ लेगा भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या बताएंगे, 1986 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई। व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत कहाँ हुई, तो आप क्या बताएंगे, अमेरिका में हुई। किसके द्वारा हुई, पार्सस के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई, पार्सस के द्वारा हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण की मांग कौन निर्धारित करता है। देखो, शिक्षक से रिलेटेड जितने भी नियम कानून वगैरह के बारे में वो क्या, कौन बताता है, एनसीटीई बताता है। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण की मांग कौन निर्धारित करता है, शिक्षक से रिलेटेड जितने भी नियम है, शिक्षक को कितने साल तक टीचिंग में रहना है, कब उनका मतलब रिटायर होना है, तो शिक्षक से रिलेटेड जितने भी नियम कानून होते हैं वो कौन बनाता है, एनसीटीई बनाता है। कौन बनाता है, एनसीटीई बनाता है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है अब नेक्स्ट। अब हमें पढ़ना है व्यावसायिक आचरण और नीति के बारे में। क्या पढ़ना है, जीवन कौशल अच्छा है, आपको कुछ न्यू पढ़ने को मिलेगा। आपने जो बीएड के पेपर में पढ़ा है उससे कुछ अलग, आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। इसमें जीवन कौशल क्या है, जीवन में जो भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उन विषम परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को संभालते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनके जीवन में बुरा वक्त आ जाता है तो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन आपको सुसाइड नहीं करनी है। आपके जीवन में जो भी बुरा वक्त आ रहा है, आपको उन परिस्थितियों का सामना करना जो सिखा रहा है, जो कला है, वही क्या है, जीवन कौशल है। तो ये थी एक लाइन में जीवन कौशल, मैंने आपको समझाया इजी लैंग्वेज में। अब देखते हैं व्यावसायिक आचरण और नीति क्या है। शिक्षक का आचरण ही राष्ट्र का भविष्य तय करता है। शिक्षक का आचरण, कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षक का आचरण ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षक का आचरण अच्छा होगा तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षक का आचरण ही क्या करता है, राष्ट्र का भविष्य तय करता है। आइए देखते हैं व्यावसायिक आचरण के 4 प्रमुख स्तंभ। क्या देखते हैं, व्यावसायिक आचरण के 4 प्रमुख स्तंभ क्या क्या हैं। एक, टीचर का छात्रों के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है दायित्व, व्यवसाय के प्रति क्या है, स्वयं के प्रति क्या है। तो छात्रों के प्रति टीचर का क्या दायित्व है, वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान करना। किसका सम्मान करना, वैयक्तिक भिन्नता का। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग भिन्नता होती है, अलग अलग भिन्नता के बच्चे होते हैं। किसी में कोई कमी होती है, किसी में आँखों से रिलेटेड कमी होती है। जैसे समावेशी शिक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं, वैयक्तिक भिन्नता वाले बच्चे होते हैं। किसी को आँखों में प्रॉब्लम है, किसी को कानों में प्रॉब्लम है, तो हम सभी को एक साथ शिक्षा देते हैं। तो बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। क्या होता है, उसमें वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो इस वैयक्तिक भिन्नता का आपको सम्मान करना है एज अ टीचर। क्या करना है आपको, एज अ टीचर वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान करना है। छात्र की गोपनीयता, अगर छात्र आपको कोई कंडीशन बता रहा है, अपनी फैमिली की कंडीशन बता रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बता रहा है, स्टूडेंट को पढ़ाई में जो भी दिक्कत आ रही है वो आप टीचर हैं और आपको बता रहा है, तो आपको उसके रहस्य को, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने तक ही सीमित रखनी है, किसी को नहीं बतानी, गोपनीय रखनी है।
क्या रखनी है, गोपनीय रखनी है। एज अ टीचर आपको क्या करना है, वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान करना है। जो बच्चों में अलग अलग भिन्नता होती है उसका आपको सम्मान करना है। दूसरी बात क्या करनी है आपको, छात्र की गोपनीयता। छात्र ने जो भी आपको कंडीशन बताई है, आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई है या अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या बताई है या अपनी पर्सनल समस्या बताई है टीचर को, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखना है। क्या रखना है, गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। क्या करना है, आपको गुप्त रखना है, केवल स्टूडेंट और टीचर के बीच ही होनी चाहिए वो बात जो स्टूडेंट ने टीचर को बताई है, और किसी को टीचर को शेयर नहीं करनी चाहिए। पूर्वाग्रह से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति। भेदभाव नहीं करना चाहिए टीचर को, लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की है तो उसको मतलब पहली सीट पर नहीं बैठा रहे हैं, लड़कों को पहले सीट पर बैठा रहे हैं। तो इस तरीके का भेदभाव टीचर को नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव टीचर को नहीं करना चाहिए। आप टीचर बनने वाले हैं, भावी टीचर बनने वाले हैं आप, तो आपको ये बातों को ध्यान रखना है। आपको वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान करना है। बच्चे में अलग अलग भिन्नता है तो आपको उसका सम्मान करना है। आपको छात्र की बताई हुई बात को गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। छात्र के जो भी रहस्य हैं उनको गोपनीय रखना है। तीसरा, आपको भेदभाव नहीं करना है। ये तो आपका था छात्रों के प्रति दायित्व। अब आपका समाज के प्रति क्या दायित्व है, आपको क्या करना है, सकारात्मक अभिभावक शिक्षक संबंध। अभिभावक के साथ टीचर का संबंध कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं और अभिभावक के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपका अभिभावक से भी संबंध कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चे के माँ बाप से आपका संपर्क कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, अभिभावक शिक्षक संबंध कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है रूढ़िवादिता का विरोध। आपको रूढ़िवादिता का विरोध करना है। जैसे लड़की ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं या लड़के ज़्यादा बुद्धिमान, में क्या बोला जाता है, लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये रूढ़िवादिता है जो लड़के और लड़की में अंतर कर रही हैं। लड़के और लड़की में अंतर जो कर रहे हैं वो क्या है, रूढ़िवादिता है। उस रूढ़िवादिता का आपको एज अ टीचर विरोध करना है। क्या करना है, एज अ टीचर आपको विरोध करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवसाय के प्रति आपका क्या दायित्व है। अगर आप सरकारी टीचर बन गए हैं तो आप निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अगर आप सरकारी टीचर बन गए हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। ये धारा 28 कहती है, क्या कहती है, अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। ये धारा 28 कहती है अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। तो व्यवसाय के प्रति आपका ये दायित्व है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, आपको संस्था के प्रति वफादारी दिखानी है। आपको क्या दिखानी है, संस्था के प्रति वफादारी दिखानी है। अगर निजी ट्यूशन की, प्राइवेट ट्यूशन की मना किया गया है तो आपको प्राइवेट ट्यूशन नहीं करनी है। एज अ गवर्नमेंट टीचर आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते हैं धारा 28 के अंतर्गत। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, आपका स्वयं के प्रति क्या दायित्व है, क्या आपका स्वयं के प्रति क्या दायित्व है। ठीक है, तो देखते हैं स्वयं के प्रति क्या दायित्व है। स्वयं के प्रति दायित्व है आपका आत्म मूल्यांकन। आपको अपना मूल्यांकन करते रहना है, अपना आत्म मूल्यांकन करना है आपको। और दूसरा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, आत्म मूल्यांकन करना है। दूसरा है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का भी ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा जो दायित्व था वो मैंने क्या बताया, छात्र के प्रति क्या था, समाज के प्रति क्या था। एक बार फिर से देखेंगे इसको इजी लैंग्वेज में। छात्र के प्रति क्या था आपका, कक्षा में हर बच्चा अलग है, वैयक्तिक भिन्नता है बच्चे में। कक्षा में हर बच्चा कैसा है, अलग है, हर बच्चे में अलग अलग भिन्नता है। ठीक है, तो आपको उस भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, आपको नो फ्रंट बैक बेंच भेदभाव नहीं करना है। आपको लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना है कि लड़का है तो आपने सीट पर आगे बैठा दिया, आप मेल टीचर हैं, लड़कियों को पीछे बैठा दिया। तो आपको ये भेदभाव नहीं करना है एज अ टीचर। तीसरा, आपको छात्र के रहस्यों को गोपनीय रखना है। अगर छात्र अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता है,
एज अ टीचर आपको क्या करना है, छात्र की उस प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं करना है। जैसे कोई स्टूडेंट आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताता है या अपनी कोई सी भी प्रॉब्लम बताता है, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपनी कोई भी समस्या आपसे डिस्कस कर रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, तो आपको उसको किसी के साथ शेयर नहीं करनी, उस बात को आपको गुप्त रखनी है, गोपनीय रखनी है। तो आई होप छात्र के प्रति आपका ये दायित्व है। अब देखते हैं समाज के प्रति आपका अभिभावक के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। एज अ टीचर आपका बच्चे के माता पिता से संबंध कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। एज अ टीचर आपका बच्चे के अभिभावक से संबंध कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। अभिभावक से भी आपको संबंध रखना है। एज अ टीचर आपको बच्चे के अभिभावक से भी संपर्क रखना है और कैसा रखना है, अच्छा संपर्क रखना है। संबंध मधुर होना चाहिए, संबंध मजबूत होना चाहिए। दूसरा आपको एज अ टीचर क्या करना है, आपको अंधविश्वास का अंत करना है। एज अ टीचर आपको क्या करना है, अंधविश्वास का अंत करना है। आपको बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। आपको क्या करना है, अंधविश्वास का अंत करना है और बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है एज अ टीचर। आई होप आपको समझ में आया होगा छात्रों के प्रति आपका क्या दायित्व है एज अ टीचर, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है एज अ टीचर। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, RTE एक्ट 2009 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुपर टेट में पूछा जाता है। RTE एक्ट 2009 धारा 28 क्या कहती है। RTE एक्ट 2009 में धारा 28 कहती है कि आप अगर सरकारी टीचर हैं तो आप अगर गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं दे सकते। प्राइवेट ट्यूशन्स पर पूरी तरह रोक है। क्या है, प्राइवेट ट्यूशन्स पर पूरी तरह रोक है। और विद्यालय के संसाधनों का आपको सही प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, विद्यालय के जो भी संसाधन हैं उनका सही प्रयोग करना है। जब आप सरकारी टीचर बन जाएंगे, आप जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के ऊपर भी ये बात आती है कि जब आप सरकारी टीचर बन जाएंगे तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। धारा 28 कहती है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। एज अ गवर्नमेंट टीचर आपको प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना है। तो ये आपकी धारा बताती है 28। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। आपको क्या देखना है, बच्चा के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको देखना है क्या बच्चों के समझ में आया, आपने जो पढ़ाया, जो आपने टीचिंग की, क्या वो बच्चों की समझ में आया। संवेगात्मक बुद्धि में आपको क्या देखना है, आपको व्यक्तिगत तनाव कक्षा से बाहर रखना है। आपको क्या रखना है, जैसे आपके घर में लड़ाई हो गई, आपकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई, अगर आप मेल टीचर हैं, आपकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई, या आप एक फीमेल टीचर हैं और आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई का बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी घर में लड़ाई हो गई और आप घर के तनाव को बच्चे के ऊपर एज अ टीचर उतार रही हैं। आपको गुस्सा नहीं उतारना है बच्चे पर। क्या नहीं उतारना है, बच्चे पर गुस्सा नहीं उतारना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं उतारना है बच्चे के ऊपर। तो आपको व्यक्तिगत तनाव को बाहर ही रखना है क्लास से। आपकी घर में लड़ाई हुई है तो आप क्या करते हैं, बच्चे पर गुस्सा नहीं उतार सकते। आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, आपके घर में लड़ाई हो गई है, आपकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई है या आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, तो आप उसका गुस्सा स्टूडेंट पर नहीं उतार सकते। क्या नहीं उतार सकते, स्टूडेंट पर गुस्सा नहीं उतार सकते। आपको क्लास से बाहर रखना है। अपना पर्सनल तनाव क्या करना है, आपको क्लास से बाहर रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं एक्ट और अनुच्छेद। पहला आता है RTE एक्ट 2009। पहला क्या आता है, RTE एक्ट 2009 धारा 24 क्या कहती है। RTE एक्ट 2009 धारा 24 क्या कहती है, समयबद्धता। आपको स्कूल में समय से आना है। आपको विद्यालय में एज अ टीचर समय से आना है। आप गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। धारा 24 ये कहती है कि आपको समय पर आना है, स्कूल समय पर जाना है।
आपको पाठ्यक्रम को समय से कराना है, आपको जो भी एक्टिविटीज़ करानी है टाइम पर करानी है, आपको सबका रिकॉर्ड रखना है। क्या करना है? रिकॉर्ड रखना है। ये क्या कहती है? धारा 24 कहती है। समय से आना, समय से जाना, समय से सिलेबस कंप्लीट कराना बच्चों का, समय से रिकॉर्ड तैयार करना बच्चों का, ये सब क्या कहती है? आरटीई एक्ट धारा 24 कहती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है। अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है, जिसमें मूल कर्तव्य आते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आपको क्या करना है? अनुच्छेद 51 ए के अकॉर्डिंग ये करना है आपको कि बच्चों में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। आपको क्या करना है? बच्चे के अंदर साइंटिफिक दृष्टिकोण पैदा करना है। आपको बच्चे की सोच को क्या बनानी है? साइंटिफिक बनानी है, लॉजिकल बनानी है। ठीक है, तो आपको बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है और उसके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करनी है। किसकी भावना पैदा करनी है? देश प्रेम की भावना पैदा करनी है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है आपको बच्चे को। बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, बच्चे में देश प्रेम की भावना पैदा करनी है। आपको एज अ टीचर आपको बच्चे को पर्यावरण में जागरूक करना है, पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करना है आपको बच्चे को। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21 ए क्या कहता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जो सामान्य बच्चे हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है, जिनमें कोई दिव्यांगता नहीं है, कोई विकलांगता नहीं है, जो सामान्य बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देनी चाहिए? निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। उनको शिक्षा का हक है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनमें कोई कमी है, विकलांगता है, या किसी को कानों में प्रॉब्लम है, या किसी को आँखों में प्रॉब्लम है, दिव्यांगता में जो बच्चे आते हैं, उनके लिए कितनी एज रखी गई है? 6 से 18 वर्ष रखी गई है। कितनी एज रखी गई है? 6 से 18 वर्ष रखी गई है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 का ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहता है ये आर्टिकल। और क्या कहता है? सभी को शिक्षा का हक है, दिव्यांग बच्चे को भी शिक्षा का हक है। तो दिव्यांग बच्चे की एज कितनी एज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है? दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा देनी है, जो सामान्य बच्चे हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोठारी आयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का ईयर आपको याद रखना है। कितना ईयर है? 1964 से 66, 1964 से 66। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कोठारी आयोग का ईयर पूछ सकता है। कितना ईयर है? 1964 से 66। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ। आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखते हैं कोठारी आयोग क्या कहता है। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये कथन किसने कहा है? आपसे क्वेश्चन में सुपर टैट के में पूछ लेगा, ये कथन किसने कहा है? क्या कथन है? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यानी कि भारत के भाग्य का जो निर्माण है वो उसकी क्लासेस में हो रहा है, उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये कथन किसने कहा है? कोठारी आयोग ने कहा है। किसने कहा है? कोठारी आयोग ने कहा है। आपको याद रखना है। और कोठारी आयोग ने किस लिए गठन किया गया था? कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था कोठारी आयोग का? प्राथमिक और उच्च शिक्षा में सुधार करना। आपसे पूछ लेगा कोठारी आयोग किस लिए गठित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था कोठारी आयोग का? तो आपको क्या बताना है? कोठारी आयोग का क्या उद्देश्य था? प्राथमिक और उच्च शिक्षा में सुधार करना। क्या करना? प्राथमिक और उच्च शिक्षा में, प्राइमरी और हायर एजुकेशन में क्या करना है? शिक्षा में सुधार करना है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट
कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है? ये कहा है तथ्यों को ठूसना नहीं है। बच्चों के माइंड में तथ्यों को आपको ठूसना नहीं है। क्या करना है? कल की चुनौतियों के लिए उनको तैयार करना है। क्या करना है? तथ्यों को ठूसना नहीं है, फैक्ट को ठूसना नहीं है उनके माइंड में। क्या करना है? कल की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। ये कथन किसने दिया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कथन पूछ लेगा आपसे, ये कथन दे देगा किसने दिया है ये, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक डिक्टेटर नहीं है। शिक्षक क्या है? डिक्टेटर नहीं है, बल्कि क्या है? फैसिलिटेटर है। कौन है? फैसिलिटेटर है। शिक्षक क्या है? ज्ञान का दाता नहीं है, सुगम करता है, सुविधा दाता है। शिक्षक क्या है? सुविधा दाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका क्या है? एक सुविधा दाता के रूप में है। क्या है? एक सुविधा दाता के रूप में, डिक्टेटर के रूप में नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ सकता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ सिद्धांत देखेंगे, जिनका अर्थ देखेंगे और कीवर्ड देखेंगे। सिद्धांत है न्यायप्रियता। न्यायप्रियता क्या होता है? जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब है? समान अवसर देना बिना भेदभाव के। जस्टिस का क्या मतलब है? समान अवसर देना बिना भेदभाव के। कीवर्ड क्या है? इक्विटी एवं इक्वेलिटी। इक्विटी और इक्वेलिटी, तो ये आपको याद रखनी है कीवर्ड। हितकारिता में क्या है? आपको क्या करना है? एज अ टीचर हर कदम छात्रों के हित में रखना है। आपको क्या करना है? एज अ टीचर हर कदम कैसा रखना है? छात्रों के हित में रखना है। चाइल्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आपको क्या देना है? बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। पहले बच्चा है। क्या है? पहले बच्चा है। एज अ टीचर आपको ये बातें याद में रखनी है। नेक्स्ट क्या है? स्वायत्तता। नेक्स्ट क्या है? स्वायत्तता मतलब आज़ादी देनी है। खुद सोचने व निर्णय करने की आपको आज़ादी देनी है। इसका अर्थ क्या है? खुद सोचने व निर्णय देने की आपको आज़ादी देनी है। आपको रट्टा मार का विरोध करना है। आपको रोट लर्निंग तो बच्चे को करानी ही नहीं है, समझ रहे हैं? आपको रोट लर्निंग बच्चे को नहीं करानी है, बल्कि बच्चे को समझा कर पढ़ाना है। रट्टा मार का आपको विरोध करना है, बच्चे को रट कर नहीं पढ़ाना है। कैसे नहीं पढ़ाना है? बच्चे को रट कर नहीं पढ़ाना है। बच्चे को खुद सोचने व निर्णय करने की आपको आज़ादी देनी है। आपको बच्चे को समझा कर पढ़ाना है। तो आई होप ये सिद्धांत, अर्थ और कीवर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर टेट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उनका कुछ ट्रिक है सॉल्व करने की। सुपर टेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी के, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। जहाँ पर भी आपको बाल केंद्रित दिख जाए, क्या विकल्प में बच्चे को सर्वोच्च माना गया है? अगर बच्चे को सर्वोच्च माना गया है, बच्चे को उत्तम माना गया है, बच्चे को सबसे उच्च माना गया है, बच्चे को सबसे पहले माना गया है, बच्चे को सबसे पहले माना गया है, बाल केंद्रित की बात हो जाए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? जहां बच्चे को सर्वोच्च माना गया है। और शिक्षक सहयोगात्मक है, आपसे पूछे शिक्षक सहयोगात्मक है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, शिक्षक क्या है? सहयोगात्मक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो, तुरंत ऑप्शन को राइट कर दो। बच्चे को सर्वोच्च माना जा रहा हो, तुरंत ऑप्शन को राइट कर दो। शिक्षक सहयोगात्मक है पूछा जा रहा हो, तो तुरंत ऑप्शन को राइट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है नियम, रूल क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जीवन कौशल के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ। सक्रिय समाधान, टीचर को क्या करना है? समस्या का समाधान निकालना है। पहले क्या है? क्या शिक्षक समस्या का कारण खोज रहा है? अगर सक्रिय समाधान खोज रहा है तो सक्रिय समाधान खोज रहा है, और अगर प्रिंसिपल से शिकायत कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल से शिकायत कर रहा है बच्चे की, या चुप रह रहा है समस्या का समाधान खोजने में, अगर प्रिंसिपल से शिकायत कर रहा है तो तुरंत ऑप्शन आप काट देंगे। क्या करेंगे आप? तुरंत ऑप्शन काट देंगे। अगर चुप रह रहा है टीचर तो तुरंत ऑप्शन काट देंगे। प्रिंसिपल से शिकायत करना, बच्चे की कंप्लेंट करना नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। प्रिंसिपल से शिकायत करना,
नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। स्टूडेंट की शिकायत करना, अभिभावक से शिकायत करना नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। चुप रहना टीचर का, वो भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, तुरंत काट देंगे। तीसरा, दंड निषेध, अगर शारीरिक या मानसिक दंड की बात कही जा रही हो बच्चे को देने की, कि शारीरिक दंड दे सकते हैं आप बच्चे को या मानसिक दंड दे सकते हैं, तो दंड तो आपको देना ही नहीं है बच्चे को। आपको बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बच्चे को पहले रखना है, पहले स्थान पर रखना है कि बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चे को आपको दंड नहीं देना है। जहाँ भी शारीरिक मानसिक दंड देने की बात हो जाए वो ऑप्शन तुरंत काट देंगे आप। जीवन कौशल के क्वेश्चंस की बता रही हूँ ये मैं आपको, किसकी बता रही हूँ, जीवन कौशल के। जहाँ भी शारीरिक व मानसिक दंड देने की बात हो जाए बच्चे को, तो आपको किसी भी प्रकार का बच्चे को दंड नहीं देना है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 4 क्या है, अगर ऑप्शन में सहानुभूतिपूर्ण दिख जाए, आपको ऑप्शन में सहानुभूतिपूर्ण दिख जाए या धैर्यवान दिख जाए या लोकतांत्रिक दिख जाए, तो ऐसे शब्दों की आपको ऑप्शन में तलाश करनी है। कैसे, सहानुभूतिपूर्ण, धैर्यवान, लोकतांत्रिक पॉजिटिव माना जाता है, सहानुभूतिपूर्ण पॉजिटिव टैग वर्ड है, धैर्यवान पॉजिटिव टैग वर्ड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये वीडियो आपको पता नहीं खो जाएगी, मिलेगी भी नहीं हमारा चैनल। इसलिए पीके क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, लोकतांत्रिक शब्दों की आपको तलाश करनी है। अगर आपको ऑप्शन में सहानुभूतिपूर्ण दिख जाए, धैर्यवान दिख जाए, लोकतांत्रिक दिख जाए, तो तुरंत उस आंसर को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन को क्या कर देंगे, तुरंत उस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। तो ये था आपका नियम थे, रूल्स थे कि कैसे आपको जीवन कौशल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी होती है फिनिश। क्या होती है, थ्योरी फिनिश होती है। अब आपके बच्चे हैं क्वेश्चंस। जीवन कौशल की ये पहली क्लास है, जीवन कौशल की ये फर्स्ट क्लास है, जहाँ पर आज मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी क्लास है, आपको अच्छे से जीवन कौशल समझ में आ जाएगा। अब हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं जो मैं कल आपको क्लास में करवाऊंगी। तो लाइव ज़रूर आइएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।